भारतीयों पर टिप्पणी की है, उनके शौर्य पर टिप्पणी की है कि भारतीय अगर लंबे समय गुलामी में रहे तो बढ़िया थे, वो आपको उससे हटा देनी चाहिए। हिटलर ने कहा क्यों? तो नेताजी ने जवाब दिया कि जब तक किसी को जान न लो, समझ न लो, उस पर टिप्पणी मत करो। और तुम्हारे सामने एक सच्चा हिंदुस्तानी खड़ा है, आज मुझे समझ लो तो समझ लेना हिंदुस्तान को समझ लिया। ये बातें आंखों में आंखें डालकर केवल एक आदमी कह सकते थे, भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये एक विशिष्ट बात मुझे पता लगी थी, सर से मैंने आपको बताई। अब मैं आपकी तालियों के बीच लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और विषय संबोधन प्रस्तुत करें। मुझे पता है आप सुबह से बैठे बैठे थोड़े से थक गए होंगे, लेकिन अभी अभी शोध हुआ है, जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखाएं नहीं होती, ताली बजाने से बन जाती हैं। तो जोरदार तालियां बजाइए। देख कितनी इच्छा है भाग्य रेखाओं की सबको। जोरदार तालियों के साथ कर्नल साहब को लाइए, आइए। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय चंद्र कुमार बोस जी और परिवार, विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के चांसलर सर, वाइस चांसलर मैम, सीईओ और इस मांगल्य सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन और मातृशक्ति, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और आज के इस उद्बोधन का आरंभ उस जय घोष के साथ करना चाहता हूं जो नेताजी को बहुत प्रिय था और नेताजी ने दिया था। तो सभी मेरे साथ उस उद्घोष को बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और मैं उस घटना को बताना चाहता हूं कि जब मैं एक छोटा बच्चा था तो कई बार मैं अपने ग्रैंडफादर से पूछा करता था कि बाबा जी, जब आप जवान थे तो आपने आजादी की लड़ाई तो देखी होगी। बोलते थे हाँ, सब कुछ यहाँ पे सब आंदोलन चल रहा था, हम भी जाते थे उसमें। मैं उनसे पूछता था क्या आपने कभी नेताजी को देखा था? तो शायद एक बार उन्होंने, हम जब मेरठ आए थे नेताजी, तो नेताजी के उस भाषण को सुनने के लिए जो आए थे, और नेताजी को कहते कि मैंने दूर से देखा था बस। और मैं समझता हूं कि हम सब जो हैं, अपने जो पूर्वज होते हैं उनका ही स्वरूप होते हैं। और आज मैं तो सौभाग्यशाली हूं ही, इस सभागार में उपस्थित सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हम नेताजी के प्रपौत्र श्री चंद्र कुमार जी को, बोस जी को हम अपने समक्ष और बहुत नजदीक से देख पा रहे हैं। उनका सानिध्य हमको मिल रहा है। और मैं ये कहूं कि मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं नेताजी को देख रहा हूं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। अब मैं आज के उद्बोधन, यानी कि आज से 78 वर्ष पूर्व जब नेताजी ने आज के दिन आजाद हिंद सरकार की घोषणा की थी, उस विषय पे आता हूं और कुछ इसकी शुरुआत कुछ उन गुणों से करता हूं जो नेताजी में मैंने देखा, मैंने पढ़ा। और मैं समझता हूं कि यदि उसका हम 10% भी अपने जीवन में कहीं उतार लें तो एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे, अपने देश को आगे बढ़ा सकेंगे। नेताजी एक मल्टीफेरस पर्सनैलिटी थे, शुरू से ही स्टूडियस स्टूडेंट, पढ़ाकू और साथ साथ बोल्ड। यदि किसी ने कोई अपमानित करने वाली बात कही तो उसको जवाब तुरंत के तुरंत मिल जाता था। माता पिता की आज्ञा मानने वाले, इच्छा ना होते हुए भी आईसीएस की परीक्षा देने के लिए, उसकी तैयारी के लिए विदेश गए, पढ़ाई किया। आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में जिसको आईएएस बोलते हैं उसका एग्जाम कितना टफ होता है, उस जमाने में तो कितना टफ होता होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वो परीक्षा न केवल पास की बल्कि चौथे रैंक पे आने पे उसको फिर छोड़ दिया। आप ये सोचिए कि पहले से ही एक संपन्न परिवार में जन्म लिया और ऊपर से आईसीएस बनने का मौका
और वो त्याग की भावना, क्यों? भारत माता को आजाद कराना था। वरना तो आईसीएस ज्वाइन करके एक बहुत अच्छी जिंदगी वो जी सकते थे, लेकिन छोड़ दिया। छोड़कर श्री चित्तरंजन दास जी के सानिध्य में स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और उन ऊंचाइयों को छुआ जो उस समय में सिर्फ महात्मा गांधी को प्राप्त थी। महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद होते हुए भी उनका जितना सम्मान नेताजी करते थे उसका कोई तुलना नहीं की जा सकती। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन देने वाले नेताजी ही थे। जो मैंने कहा कि उन ऊंचाइयों को छुआ जिस ऊंचाई पे महात्मा गांधी थे, उससे मेरा तात्पर्य यह है कि जब 1939 में दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनके समक्ष महात्मा गांधी के द्वारा खड़ा किया गया कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया वो हार गए। लेकिन वैचारिक मतभेद के चलते नेताजी ने वहां से त्यागपत्र दे दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक खड़ा किया और अपनी जो लड़ाई थी वो जारी रखी। उनका मानना था कि जो गांधी जी की अहिंसात्मक नीति है उससे अंग्रेज कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। एंड ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। आप ये समझिए कि 1945 के आते आते तक सब आंदोलन बंद हो चुके थे, कांग्रेस के सारे आंदोलनकारी जेल में जा चुके थे। अब ब्रिटिशर्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। आगे बताऊंगा। मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, जो नीति आयोग है आज के टाइम में, उसकी नींव, प्लानिंग कमेटी की नींव नेताजी ने उस वक्त रखी थी। वो दूरदृष्टा थे। उसके बाद जब नजरबंद हुए और उस नजरबंदी में अंग्रेजों के कड़े पहरे से कलकत्ता, जो भारत के पूर्वी कोने में है, वहां से किस तरह निकले, कौन से साधन अपनाए और काबुल के रास्ते रशिया होते हुए, यूरोप होते हुए जर्मनी पहुंचे। कहना बहुत आसान लगता है आज के युग में। उस जमाने में एसएमएस की सुविधा नहीं थी, व्हाट्सएप की सुविधा नहीं थी, मैसेजिंग नहीं होती थी। कैसे अपने जो सोर्सेज थे या जिनसे उनका मिलाप था उनसे कैसे कम्युनिकेट किया होगा, कौन कौन से वाहन इस्तेमाल किए होंगे, इतना लंबा सफर तय करके। और हिटलर जैसी पर्सनैलिटी, जो मैंने कहा मल्टीफेरस पर्सनैलिटी, कहां तो गांधी जी के साथ खादी पहने हुए हैं कांग्रेस में, और कहां उस जमाने के हिटलर वॉज ए नेगेटिव कैरेक्टर। हिटलर जैसे नेगेटिव कैरेक्टर से कहां महात्मा गांधी, कहां हिटलर, दोनों का बिल्कुल चरित्र डिफरेंट। उससे भी जाके मिलाप कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? उनका एक ही उद्देश्य था कि भारत माता को आजाद कराना है बाय एनी मीन्स। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें हिटलर से मदद लेनी पड़े या तोजो से लेनी पड़े या स्टालिन से लेनी पड़े। उद्देश्य सिर्फ एक ही था, आजादी। ये किसी उसूलों में बंधे हुए नहीं थे कि मैंने अहिंसा का नाम ले लिया तो मैं जीवन भर अहिंसात्मक रहूंगा, मैं अनशन करता रहूंगा या मैं सत्याग्रह करूंगा। ऐसा कोई बंधन नहीं था उनके ऊपर। इसलिए मैंने कहा कि ही वॉज मल्टीफेरस पर्सनैलिटी। जर्मनी में जाकर इंडियन लीजन तैयार करना, 3000 की फौज जो नॉर्थ अफ्रीका कैंपेन से प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको इकट्ठा करना। हिटलर जैसे व्यक्ति ने रेडियो प्रोवाइड कराई, ब्रॉडकास्टिंग, डिफरेंट लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट होता था जवानों को मोटिवेट करने के लिए, भारतीय जनता को मोटिवेट करने के लिए। हिटलर से मिलना, हिटलर कोई उस वक्त कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी कि कोई भी जाके ऐसे मिल ले। और जब हिटलर से मिलते हैं, हिटलर उन्हें इंडियन फ्यूरर के
नाम से संबोधित करता है। ही वॉज फ्यूरर ऑफ जर्मनी और नेताजी को फ्यूरर ऑफ इंडिया कहता है। ये चरित्र था, ये पर्सनैलिटी थी नेताजी की। हिटलर जो इतना क्रूर व्यक्ति, जो आम किसी से ऐसे मिलता भी नहीं था, वो नेताजी के सामने नतमस्तक होता है और फुल सपोर्ट का वादा करता है। लेकिन नेताजी व्यक्ति को पहचानते थे, वो तुरंत पहचान गए कि ही वांट टू यूज अस, और वो वास्तव में हुआ भी। नेताजी से प्लान किया कि हम लैंड रूट से इंडिया में अटैक करेंगे और उधर रशिया में चले गए। नेताजी ने उससे तुरंत बोला कि भाई यू हेल्प मी आउट, जस्ट आई वांट टू गो टू साउथ ईस्ट, बिकॉज जापान वाज मूविंग, जापानीज आर्मी वाज मूविंग, और वो अच्छे से फतेह हासिल कर रही थी। ही वॉज नॉट ए ट्रेन्ड सोल्जर, फौजी ट्रेनिंग नहीं लिया था, और सबमरीन में यात्रा करना कोई आसान काम नहीं होता है। सबमरीन तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, नॉर्मल शिप के ऊपर आप समुद्र में यात्रा नहीं कर सकते। इट इज सो डिफिकल्ट, बट ही ट्रेवल्ड इन सबमरीन, शिफ्टेड फ्रॉम जर्मन सबमरीन टू जापानीज सबमरीन। इट्स नॉट इजी। उसके बाद जब जापान पहुंचते हैं, अब उससे पहले की घटना जो उसके बैकड्रॉप में चल रही है, रास बिहारी बोस जो 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग पे बम फेंकने के केस में वांटेड थे, 1915 में गदर पार्टी बना के इंडिया से निकल जाते हैं और जापान की सिटीजनशिप लेते हैं, और वहां पे बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और 1942 तक आते आते इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तैयार करते हैं, और साथ में तैयार करते हैं आजाद हिंद फौज। लेकिन उसको लीड कौन करेगा? लीड किया ज्ञानी प्रीतम सिंह ने, मोटिवेट किया कैप्टन मोहन सिंह को। कैप्टन मोहन सिंह तैयार हो गए, बट देयर वाज अ डिफरेंस इन पर्सनैलिटी ऑफ कैप्टन मोहन सिंह एंड नेताजी। वो जापानीज के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाए, और तो और आईएनए के जो ऑफिसर्स थे, जो प्रिजनर ऑफ वॉर ऑफिसर्स थे, उनके साथ उनका जो यू कैन से सिंक्रोनाइजेशन था, उनके साथ जो सामंजस्य था, वो पूरा नहीं था। मैंने जनरल हरबख्श की ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा, व्हेन बोथ ब्रदर्स जनरल हरबख्श एंड हिज ब्रदर ब्रिगेडियर गुरबख्श, दे डिड नॉट ज्वाइन आईएनए, बट लेटर ऑन नेताजी से उनका इंटरव्यू होता है, और नेताजी उनसे पूछते हैं कि व्हाई डिडंट यू ज्वाइन इंडियन नेशनल आर्मी? तो उनका उसमें जो आंसर है उनकी पुस्तक में, वो ये है कि हमको जो आपसे पहले वाली लीडरशिप थी उस पर विश्वास नहीं था, दैट्स व्हाई वी डिडंट ज्वाइन। नेताजी के आगमन पर रास बिहारी बोस जी ने उनको सारी कमांड 12 जून 1943 को इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड सौंप दी। उससे पहले तक जापानीज जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसको एज ए पॉन यूज कर रहे थे, दे वर यूजिंग एज फिफ्थ कॉलमिस्ट, उनको एज ए गाइड, एज ए पोर्टर, उस तरह इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि भारतीय सिपाहियों को, ऑफिसर्स को मंजूर नहीं था। दैट इज व्हाई देयर वाज फ्रिक्शन। नेताजी ने उनके राजा से मुलाकात की, उनके चीफ से मुलाकात की, और उनको बहुत अच्छे से क्लियर किया कि वी आर गोइंग टू फाइट like an independent army of an independent nation, and that was the reason कि 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद सरकार की घोषणा की, आजाद हिंद सरकार की घोषणा की, so that our army can fight as a army of a independent nation, और एक आजाद सरकार की सेना अपने देश की आजादी के लिए लड़े, उसके लिए उन्होंने ये घोषणा की। और कितना मुश्किल था उस समय में एक एग्जाइल में गवर्नमेंट बनाना, जिसकी अपनी बैंक हो, अपनी करेंसी हो, अपनी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज हो, अपनी पोस्टल सर्विसेज हो, और जो भी एक
देश को होने के लिए चाहिए वो सब हो, तो वो नेताजी की फोरथॉट था, उनका विजन था। और उसके बाद जब इंडियन नेशनल आर्मी जापानीज आर्मी के साथ लड़ाई के लिए चलती है तो उसका उत्साह देखने लायक था। आई हैव बीन टू दोज प्लेसेस, मैं उस पर्टिकुलर जगह देखा है जहां पे इंडियन नेशनल आर्मी और जापानीज आर्मी मणिपुर में लड़ते हुए शहीद हुए थे। मोइरांग में अंडर कर्नल शौकत अली पहली बार भारत की मेन भूमि पर, मुख्य भूमि पर झंडा फहराया जाता है। अंडमान निकोबार नेताजी विजिट करते हैं आफ्टर कैप्चरिंग और उसको शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम देते हैं और वहां पर अपना एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करते हैं, क्योंकि कुछ कंपल्शंस थे, जिन कंपल्शंस के कारण जो नेताजी का ख्वाब था वो पूरा ना हो सका। इंडियन नेशनल आर्मी के पास अपनी एयरफोर्स नहीं थी। हालांकि यहां पे मैं कुछ और चीज ऐड ऑन करना चाहता हूं। नेताजी ने अपनी ट्रेनिंग एकेडमी बनाई थी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, जहां पर जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ट्रेन्ड ऑफिसर्स, बट उनको रिकन्वर्ट करना है किस लिए, आईएनए के तौर पर, आईएनए के सोल्जर्स के तौर पर उनकी इंडोक्ट्रिनेशन करनी है, उसके लिए एक स्कूल चाहिए। कर्नल हबीबुर रहमान वहां के कमांडेंट थे। फिर एक आजाद स्कूल खोला, क्योंकि नेताजी के आने से सिविलियन वॉलेंटियर्स इतने आ गए थे कि उनको भी ट्रेनिंग देना था, क्योंकि वो तो अनट्रेंड थे, सिविलियन है। फौजी ट्रेनिंग में तो जो पीडब्ल्यू है वो ट्रेंड है, उनको तो माइंडली इंडोक्ट्राइन करना है, लेकिन जो सिविलियन वॉलेंटियर होकर लड़ने को आ रहा है उसको फौजी तरीके से तैयार करना है। और जो आज की डेट में हमारी आर्मी का कॉन्सेप्ट है, बॉयज कंपनी होती है, एवरी सेंटर हैज गॉट बॉयज कंपनी, जहां पे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और फिर उनको फौज के लिए तैयार करते हैं। टोक्यो बॉयज करके एक बॉयज कंपनी होती थी। इंडियन आर्मी क्या, विश्व की दूसरी सेनाओं में उस जमाने में फीमेल सोल्जर्स, फीमेल ऑफिसर नहीं होती थी, नेताजी ने बनाया। तो दैट वाज द विजन जो उस जमाने में नेताजी को था, और आज वो धीरे धीरे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इंडियन आर्मी में गर्ल्स एनडीए ज्वाइन कर सकती हैं। आज 2021 का हुक्म है और 1943 का नेताजी का हुक्म था, रानी झांसी रेजिमेंट बनाई थी। तो आप ये देखिए, हम आज भी 78 साल पीछे हैं ये गवर्नमेंट। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, नेताजी का जो वो विजन था, उस विजन पे यदि किसी तरह ये इंडियन नेशनल आर्मी सफल हो जाती तो भारत का नक्शा कुछ और होता, क्योंकि वो अखंड भारत था। और नेताजी यदि होते तो ये भारत के जो 3 टुकड़े हुए रखे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, ये ना होते। तो कुछ विशेष कारणों से नेताजी की वो फौज सफल नहीं हो पाई, वरना यदि वो नॉर्थ ईस्ट के जंगल्स और पहाड़ों को एक बार क्रॉस कर जाते तो फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं था। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और धन्यवाद देता हूं सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण जी को कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं ऐसे अवसर पर आप सबको संबोधित कर सकूं जहां पे नेताजी के प्रतिरूप श्री चंद्र कुमार बोस जी उपस्थित हो। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी। एक बार हम अपनी तरफ से भी तालियों से अभिनंदन कर दें सर का, जोरदार तालियों के साथ। कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, एक तो बसें 6 बजे जाएंगी, आप लोग धैर्य से बैठे रहें। दूसरा, कार्यक्रम की अगली श्रृंखलाओं में एक लोकार्पण होना है, हमारे संग्रहालय का लोकार्पण होना है, एक आप सांस्कृतिक प्रस्तुति देखेंगे, कुछ मेधावियों को हम सम्मानित करेंगे और सीधे फिर हम सुनेंगे मुख्य अतिथि को। बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम है, तो मैं सीधे बिना किसी विलंब के सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए
अपने विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को आमंत्रित करता हूं, आप तालियों से उनका अभिनंदन करें हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं समूह गान के लिए। हेलो, हेलो। సరి 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 సా పద పమ ప గమ గరి గా సరి 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 సా పద పమ ప గమ గరి గా సరి 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 సా సరి సరి సా పద పమ ప గమ గరి గా సరి సరి సా సరి గమ పద పమ ప సాని రే సా। युगों युगों से यही हमारी, युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है, बनी हुई परिपाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी, खून दिया है मगर नहीं दी। कभी देश की माटी है, कभी देश की माटी है। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है, बनी हुई परिपाटी है। इस धरती ने जन्म दिया है, यही पुनीता माता है। इस धरती ने जन्म दिया है, यही पुनीता माता है। एक प्राण दो दहसरी का उससे अपना नाता है। यह धरती है पार्वती माँ, यही राशि शिव शंकर है। दिगमंडल सर्पों का कुंडल ओ, ओ, दिगमंडल सर्पों का कुंडल कण कण रुद्र भयंकर है, कण कण रुद्र भयंकर है। यह पावन माटी ललाट की ललित ललाम ललाटी है, ललित ललाम ललाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी, खून दिया है मगर नहीं दी। कभी देश की माटी है, कभी देश की माटी है। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है, बनी हुई परिपाटी है। सिख मराठे राजपूत क्या बंगाली क्या मद्रासी सिख मराठे राजपूत क्या बंगाली क्या मद्रासी। इसी मंत्र का जाप कर रहे युग युग से भारतवासी। बुंदेले अब भी दोहराते यही मंत्र है झांसी में। देंगे प्राण न देंगे माटी
नस नस में, गूंज रहा है नस नस में, शीश चढ़ाया काट गर्दने, यारी गर्दन काटी है, यारी गर्दन काटी है, खून दिया है मगर नहीं दी, खून दिया है मगर नहीं दी, कभी देश की माटी है, कभी देश की माटी है, युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है, बनी हुई परिपाटी है, यही देश की माटी 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 है। बहुत सुंदर, यही देश की माटी है। और अब मुख्य अतिथि महोदय को सुनने से पहले केवल दो हमारे जो लोकार्पण हैं उनकी तरफ हम रुख करेंगे। पहला, आप सभी को जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस शोधपीठ के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो संग्रहालय है वो और पत्रकारिता का संग्रहालय, उसका आज इस मंच पर लोकार्पण होना है, वर्चुअल लोकार्पण। उसकी जानकारी के लिए मैं तो अनुरोध करूंगा जिन्होंने उसे सजाया संवारा है, और चूंकि अभी विश्वविद्यालय भ्रमण में मुख्य अतिथि जी के मैं साथ था, तो उन्होंने उस संग्रहालय को देखकर जो टिप्पणी की उससे आपका भी हृदय गदगद होगा, मेरा तो हुआ ही। उन्होंने कहा कि आपका चित्र प्रदर्शनी देखकर मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने लाल किले की प्रदर्शनी देखी है, उससे भी रेयर कई चीजें आपके पास हैं। तो ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और उनके मुंह से सुनना जिन्होंने नेताजी को जिया है, जाना है, जो उनके रक्त हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। मैं नीरज करण जी को निमंत्रण देता हूं, वो उसके विषय में संक्षिप्त जानकारी दें, उसके बाद वर्चुअल लोकार्पण होगा। डॉक्टर नीरज करण सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस शोधपीठ, शोधपीठ का मतलब है रिसर्च करने के लिए एक स्थान, उस व्यक्तित्व के ऊपर संपूर्ण शोध करने के लिए, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर, उनके किए हुए काम, उनकी जीवनी, उनकी उन तमाम चीजों का अध्ययन कर कुछ ऐसी चीजों का शोध करना जिसके बारे में लोगों को जानकारी कम है। ऐसी ही महत्वाकांक्षी योजना हमारे संस्थापक जी की रही, जिनके सहयोग से, जिनके विजन और मिशन के साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चेयर की संस्थापना हुई। और जब चेयर की संस्थापना हुई तो फिर उसके बाद में एक अगला सोपान जुड़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित संग्रहालय का। इस संग्रहालय में जैसा कि बताया गया, चंद्र कुमार बोस जी ने वहां पर एक रिबन खोलकर उस संग्रहालय का शुभारंभ आज से किया है, लोकार्पण किया है, लेकिन वर्चुअल लोकार्पण आपके सम्मुख आज होगा। मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आप चंद्र कुमार बोस जी, उनका परिवार, हमारी कुलाधिपति महोदया, कुलपति जी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी स्टेज पर आ जाएं, मंच पर आ जाएं। विशिष्ट अतिथि जी आप मंच पर आ जाएं। एक बटन दबाकर उस वर्चुअल लोकार्पण से आप हम सबको जोड़ेंगे, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रेयर फोटोग्राफ्स, बहुत ही रेयर फोटोग्राफ्स वहां पर लगाए गए हैं। और जैसा कि चंद्र कुमार बोस जी ने बताया था और उन्होंने कहा कि बहुत रेयर, कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो बहुत रेयर हैं। आप सभी के लिए वो स्थान खुला होगा और आप सभी कभी भी आकर वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्मरण कर सकते हैं, उनके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और पत्रकारिता का पहला ये संग्रहालय भी होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और साथ साथ में पत्रकारिता का देश का पहला संग्रहालय सुभारती विश्वविद्यालय के पत्रकारिता संकाय में स्थापित किया गया है। मैं निवेदन करता हूं प्रोजेक्शन टीम से कि लैपटॉप स्टेज पर लाकर वो बटन दबवाकर उस वीडियो को सबके सम्मुख विजुअल वर्चुअल लोकार्पण करने में हमारा सहयोग दें। मेरा प्रोजेक्शन टीम से निवेदन कि वो लैपटॉप के साथ में
अगर स्टेज पर पहुंचेंगे साथियों, मैं बताना चाहूंगा आपको, इस विश्वविद्यालय में 4 शोधपीठ हैं। शोधपीठ किसी भी महान व्यक्तित्व के जीवन पर, उनके किए हुए काम पर शोध करना, रिसर्च करना, रिसर्च के साथ साथ में उन गैप, उन रिक्त स्थानों को तलाशना और फिर उसके बाद में साहित्य संरचना करना, यह एक शोधपीठ का कार्य होता है। और हमारे विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद के नाम से शोधपीठ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोधपीठ लॉ कॉलेज में है। नेताजी सुभाष चंद्र, मैं बता रहा हूं आपको, पत्रकारिता महाविद्यालय में है। साथ साथ में तथागत बुद्धिस्ट स्टडीज कॉलेज में है और स्वामी विवेकानंद नेचुरोपैथी कॉलेज में है। हम सब वहां जाकर पुस्तकें पढ़ सकते हैं, शोध कर सकते हैं और उन तमाम चीजों को समझ सकते हैं। अब हमारे बीच में एक बटन दबकर आपके सम्मुख वो प्रदर्शनी वर्चुअली दिखाई जाएगी। पर हुकूमत का बहिष्कार था सुभाष, अपने गुलाम देश की ललकार था सुभाष, माँ के चरण का पुण्य नमस्कार था सुभाष। अरे सुनो देशवासियों, सुनो देशवासियों, हिंद के निवासियों, उसने तो गजब भाग्य ही पलट दिया। सुनो देशवासियों, हिंद के निवासियों, उसने तो गजब किया, भाग्य ही पलट दिया। भर दिया जय हिंद के नारे से आसमान। सुनो रे सुनो, सुनो रे सुनो देश के हिंद मुसलमान, अरे सुनो रे। उसने सिखाया देश को अंगार पे चलना, लोहे की दहकती हुई दीवार पे चलना। उसने सिखाया बिजलियों के तार पे चलना, तलवार सामने हो तो तलवार पे चलना। अरे नरबला जवाब था, नरबला जवाब था, जिंदा इनकलाब था, काम उसने वो किया, हिल गया ब्रिटानिया। लाजवाब था, जिंदा इनकलाब था, काम उसने वो किया, हिल गया ब्रिटानिया। उसकी वो आजाद हिंद फौज थी महान। सुनो रे सुनो, सुनो रे सुनो देश के हिंद मुसलमान, अरे सुनो बहन भाई, सुनो सुनो नौजवान, ये सुभाष की कथा सुनो रे, ये सुभाष की कथा सुनो रे। बहुत सुंदर। मैं गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करूंगा वो मंच पर ही अभी विराजमान रहें। हमारे प्रभात का जो विशेषांक है साप्ताहिक, उसके आज विशेष अंक का लोकार्पण होना है। तो मैं इसी क्रम में अखबार से जुड़े जो हमारे अन्य महत्वपूर्ण लोग हैं, जैसे संपादक महोदय से मैं अनुरोध करूंगा शुभ त्यागी जी से वो आ जाएं, प्रशासनिक संपादक आरपी सिंह साहब आप भी मंच पे आ जाएं, नीरज किरण जी अंक संपादक आप भी मंच पे विराजमान है ही और नज़दीक आ जाएं। इसके साथ में अनम शेरवानी जी आप भी आ जाइए, मीडिया मैनेजर साहब आप सभी लोग मंच पे आ जाएं और फिर उसका लोकार्पण हमारे आज के परमादरणीय मुख्य अतिथि और गणमान्य अतिथियों के करकमलों द्वारा होगा। आज का ये विशेषांक आप सभी को मैं बताता चलूं कि हमारे आज के दिन पर ही आधारित है। इसमें नेताजी, हमारा 21 अक्टूबर और आज़ाद हिंद फौज को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है। हर सप्ताह ये आपको नए रंग रूप में मिलेगा।
और इसके प्रबंध संपादक, जैसा कि आप सबको पता ही है, हम सबके प्रेरणा स्रोत, परिवार प्रमुख डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हैं। आज का दिन विशेष है, लोकार्पण भी विशेष है, तो तालियां भी एक बार जोरदार ऊपर से नीचे तक बजा दीजिए झूमकर। इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, संपादक मंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं इस विशेषांक की तरह आप ऐसे ही इसको हर हफ्ते नए रंग रूप और क्लेवर के साथ लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। ये हमारे प्रभात के जो आज साप्ताहिक उसका अंक है, उसका लोकार्पण इस मंच पर हुआ है आज के पावन दिन, और ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इसके लोकार्पण में हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय चंद कुमार बोस जी सम्मिलित हैं, उनका परिवार शामिल है और मंच गणमान्य लोगों से भरा हुआ है। एक बार पुनः प्रभात के लिए और शुभकामनाएं देते हुए झूमकर जोरदार तालियां आप बजाएं, ताकि ये ऐसे ही लोगों का ज्ञानवर्धन करे, राष्ट्र के जो भाव हैं देशभक्ति के वो सभी में ओतप्रोत करे हमारा अंक। बहुत बहुत सभी का आभार, धन्यवाद। मैं सभी से अनुरोध करूंगा वो स्थान ग्रहण करें, और अपने मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो अब वक्त है कि उनके विचार हम सुने। आपकी तालियों के साथ मुख्य अतिथि महोदय। प्रशांत जी प्रेजेंटेशन लगा दीजिएगा। अब लोड कर लिया। नमस्कार। रिस्पेक्टेड चांसलर श्रीमती स्तुति कक्कर जी, रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर ब्रिगेडियर वीपी सिंह जी, लेफ्टिनेंट कर्नल अमरजीत त्यागी जी, आपका भाषण हम लोग सुन लिया है। यू हैव गिवन ऑल द डिटेल्स, तो मेरा और कुछ बोलने का बाकी नहीं रहा, बट स्टिल आई विल अटेम्प्ट to say a few words on the liberator of India, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज 21 अक्टूबर एक ऐतिहासिक दिन। 78 साल पहले अर्ज़े हुकूमत आजाद हिंद, द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद, ये स्थापित हुआ था सिंगापुर में 1943 में। एंड दिस इज द मैन जो अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दिस मैन वॉज बॉर्न इन अ वेरी humble and simple परिवार। My great grandfather जानकीनाथ बोस एक साधारण परिवार में जन्म लिया था। बंगाल में एक कोदालिया ग्राम बोल के एक साउथ कलकत्ता के पास एक जगह है, जहां पर वो पढ़ाई शुरू किया था। और एक गड़िया बोल के एक स्थान है कलकत्ता में, जो कोदालिया विलेज से 15 किलोमीटर दूर। जानकीनाथ बोस पैदल आते थे 15 किलोमीटर एल्बर्ट स्कूल में पढ़ने के लिए, फिर 15 किलोमीटर वापस जाते थे घर जाने के लिए। हिज फादर कुड नॉट प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फॉर हिम, बट जानकीनाथ बोस became a lawyer। कटक हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया।
And from humble beginning, he became a government pleader or top lawyer of Cuttack High Court. 15 मकान उन्होंने कटक शहर में बनाया था। आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म कटक में हुआ था, उड़िया बाजार कटक में। मगर ये जो 15 मकान उन्होंने बनाया था, वो एक भी मकान परिवार के पास नहीं है। परिवार जानकीनाथ बोस इंश्योर्ड जी, वो जब कलकत्ता वापस आए, वो 15 मकान he donated to the people of Cuttack and Odisha. मेरा पिताजी अमियोनाथ बोस, वो भी लॉयर थे, बैरिस्टर बने थे, कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। तो हम लोग का जो 1 नंबर वुडबर्न पार्क मकान है कलकत्ता में, कुछ लोग आए थे भीख मांगने के लिए, पुअर पीपल हैड कम। तो मेरा पिताजी बोला जी, अरे अरे आप लोग निकल जाइए, आप क्यों अंदर आ रहे? जानकीनाथ बोस ऊपर का बरांडा से वो उन्होंने ये देखा, तो मेरा पिताजी को बुलाया, ओमी इधर आओ, और उनको डांटा। जानकीनाथ बोस, the father of Netaji Subhash Chandra Bose, told my father that you don't know what hunger is. I do. Never behave in this manner with poor people. This was the man, Janakinath Bose, जिसका बेटा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज 21 अक्टूबर सुबह एक कार्यक्रम में हम मौजूद थे लाल किले में। लाल किले एक ऐतिहासिक स्थान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था, चलो दिल्ली, और दिल्ली जाके तिरंगा झंडा लहराना है लाल किले में। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के साथ गंभीर रिश्ता था। उनका लक्ष्य एक था, आजादी, मगर उनका रास्ता अलग था। महात्मा गांधी ने बोला था ये अहिंसा आंदोलन के तरीका से हम लोग आजाद बनेगा, बट नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये नहीं मानते थे। देखिए, आजादी कभी भीख नहीं मांगा जाता है, आजादी छीन के लिया जाता है। तो इसके कारण सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ दिया है। देखिए, बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस के साथ पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी का काफी अंतर था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था। हाँ, जरूर था, मगर ये मेन कारण नहीं था, मूल कारण ये नहीं था ये वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। उनको पता लगा कांग्रेस भारत को आजाद नहीं कर सकता है। आर्म्ड स्ट्रगल इज रिक्वायर्ड टू फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश डोमिनेशन। इसलिए उन्होंने ये कठिन रास्ता लिया है। 17th of January 1941 हम लोग का जो एल्गिन रोड का मकान है कलकत्ता में, आफ्टर 2 o'clock मेरा चाचा शिशिर बोस, वो गाड़ी बहुत अच्छा चलाते थे, उनको मदद लिया और कलकत्ता से गोमो, गोमो से पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से मॉस्को, मॉस्को से बर्लिन। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर्स उनको फॉलो कर रहा था। ब्रिटेन जानते थे कि सुभाष चंद्र बोस को असैसिनेट किया जाएगा भारत की मिट्टी में तो भारत में दंगा लग जाएगा, तो उनको जाने दीजिए। जब अफगानिस्तान का रास्ते में जाएगा, उनके ऊपर आदेश था
विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था, उनका आदेश दिया था, किल सुभाष चंद्र बोस वंस ही क्रॉसेस ऑन टू अफगानिस्तान सॉइल। मगर काबुल में 2 बार मौका मिला था ब्रिटिश को सुभाष चंद्र बोस को असैसिनेट करने के लिए, मगर वो नहीं कर पाया। He escaped, he actually escaped, not from Calcutta. They were tracking him right up to Kabul. ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस फाइल्स में हम लोग देखा है, बट he escaped from the British intelligence from Kabul onwards. लेफ्टिनेंट कर्नल अमरजीत साहब ने बताया एडोल्फ हिटलर का साथ उनका जो इंटरैक्शन हुआ था। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, बट हियर वाज अ मैन सुभाष चंद्र बोस जो बर्लिन में बैठ के हिटलर को चैलेंज किया था। जब एडोल्फ हिटलर रशियन टेरिटरी में आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ था, सुभाष चंद्र बोस had made a public statement that the German aggression of Russia would not be accepted by India. इन्होंने बताया था। उसके बाद देखिए, नेताजी का लाइफ आप स्टडी करने से आपको पता चलेगा, ही ऑलवेज टुक द डिफिकल्ट पाथ। जब उन्होंने आईएएस एग्जामिनेशन में 4था स्थान मिला था, एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस स्टूड फर्स्ट इन द आईसीएस एग्जामिनेशन, बट ब्रिटेन ने क्या बोला, भारतीय कभी फर्स्ट नहीं हो सकता है। So he was deliberately made 4th. उसके नीचे जाने नहीं सका, but he was given a 4th ranking because he was a भारतीय। ये भी बात हम लोग पढ़ा है। But Subhash Bose would have had a very comfortable life as in the ICS service, but नहीं। He wrote to his father Janakinath Bose that I cannot serve 2 masters. मेरा एक ही मास्टर है, भारत माता। तो भारत माता के साथ हम ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट फोर्स को सर्व नहीं कर सकता है, देयरफॉर हम रिजाइन कर रहे आईसीएस सर्विस से। जानकीनाथ बोस वाज नॉट हैप्पी। सबका पिताजी मांगते हैं कि भाई बेटा अच्छा काम करे, अच्छा नौकरी करे, आगे बढ़े, बट आईसीएस से रिजाइन करके फिर क्या करेगा बेटा। बट देयर वाज वन मैन हु सपोर्टेड हिज यंगर ब्रदर, दैट वाज माय ग्रैंडफादर शरद चंद्र बोस। शरद बोस ने सपोर्ट किया, जे सही बात है, आप 2 मास्टर को आप सर्व नहीं कर सकोगे, तो यू रिजाइन एंड कम बैक टू इंडिया। तो ही रिजाइन, भारत में वापस आया। 1921 की बात है। He met Mahatma Gandhi in Mumbai and Mahatma Gandhi sent him to Deshbandhu Chittaranjan Das in Calcutta, जिसके साथ वो राजनीति में आया, काम शुरू किया। He was the executive officer to the mayor of Calcutta, Deshbandhu Chittaranjan Das. Then he himself became the mayor of Calcutta. As mayor of Calcutta, सुभाष चंद्र बोस रास्ते पे खड़े होके काम करते थे। आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी मेयर्स, वी हैव अ मेयर इन कैलकाटा नाउ ऑल्सो। आपका सब शहर में भारत में मेयर होता है, बट कितना मेयर रोड पे खड़ा होके सुपरवाइज करता है काम? नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिड। तो हम लंबा भाषण देने नहीं आया, बट आई वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज व्हाट सुभाष चंद्र बोस डिड। इसी आप लोग सब, आपको करियर शुरू करने वाला है, यू आर ऑल स्टडिंग। ये जो यूनिवर्सिटी है ये एकदम बहुत यूनिक है। आई हैव बीन टू मेनी यूनिवर्सिटीज, आई हैव स्टडीड इन लंदन यूनिवर्सिटी। हम लेक्चर देने जाते हैं काफी जगह में, बट दिस काइंड ऑफ यूनिक कॉन्सेप्ट आपका जो स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी में जो हम देख रहे हैं, ये बहुत यूनिक है। आई फील वी आर प्राउड ऑफ द इंडियन कल्चर। भारत का जो इतिहास है, भारत का जो संस्कृति है,
ये स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी में आने से ही पता चलेगा, बिकॉज ईच एंड एवरी क्लासरूम दैट आई वेंट, आई कुड कनेक्ट with the rich heritage and culture of भारत, इंडिया। तो सुभाष बोस के स्टोरी में वापस जाए। देखिए, आजाद हिंद फौज में 60,000 सैनिक था। जब सुभाष बोस टेक ओवर किया, रास बिहारी बोस ने उनको दायित्व दिया है कि आप आगे बढ़ाइए आजाद हिंद फौज को। उस टाइम आजाद हिंद फौज में 25,000 सैनिक था, पर नेताजी एनहांस किया, 60,000 सैनिक किया। उस टाइम रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का बारे में आप लोग ऑलरेडी सुने हैं। कर्नल अमरजीत सिंह ने बताया है, 1943 में विमेन हैड इक्वल राइट्स विद द मेन। आज तक हम लोग का 75 साल हो गया है, हम लोग को आजादी मिला है, we have not been able to give equal rights to women. But Subhash Chandra Bose gave equal rights to women along with men to fight for India's freedom. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई भी आर्मी विश्व में 1940s में women को equal rights नहीं दिया है, पर नेताजी ने दिया था। And नेताजी did another thing. ये जो 60,000 सैनिक था, ये सब कौन था? आप जानते हैं, 60,000 सैनिक जो था आजाद हिंद फौज में, एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी हिंदू नहीं था, एक भी सिख नहीं था, एक भी ईसाई नहीं था। फिर कौन था 60,000 सैनिक? 60,000 सैनिक भारतीय था। आज भारत में नेताजी का जो आदर्श था, धर्म हम लोग का अपना मामला है। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ डिवाउ हिंदू, आध्यात्मिक भी था, ही वॉज अ स्पिरिचुअल पर्सन। सुभाष बोस का गुरु था स्वामी विवेकानंद। आप ही का यूनिवर्सिटी का आप नाम दिया है, ही वॉज हिज गुरु। Ramakrishna Paramahansa and Swami Vivekananda, they were gurus of Netaji. But Netaji realized one thing: you should not mix up religion with politics. You should not mix up religion with freedom fighting. तो उसीलिए उन्होंने ये नारा उन्होंने कॉइन किया, जय हिंद। बिकॉज सुबह जब आजाद हिंद फौज के सैनिक जब अपने को ग्रीट करते थे, कुछ लोग बोलते आदाब, कुछ लोग बोलते गुड मॉर्निंग, सम पीपल सेड नमस्ते, तो ही रियलाइज इसमें यूनिटी नहीं बनेगा। अनलेस यू आर यूनाइटेड यू कैनॉट फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम। उसीलिए ये उन्होंने कॉइन किया था। स्टोरी गोज दैट अबिद हसन हैड सजेस्टेड, बट इसका कोई एविडेंस नहीं है। ड्यूरिंग द 90 days सबमरीन जर्नी फ्रॉम कील टू साउथ ईस्ट एशिया, मैडागास्कर, उन्होंने डिस्कस किया था हाउ टू यूनाइट द फोर्सेस। तो ये वर्ड, ये फ्रेज उन्होंने कॉइन किया, जय हिंद। एंड टिल टुडे ऑल्सो व्हेन यू से जय हिंद, आपको एक दिल में कुछ महसूस जरूर होता है। बोलिए जय हिंद, जय हिंद होता है। सो दिस इज द मैजिक दैट नेताजी सुभाष चंद्र spread in his Indian National Army. Do you know another story? आजाद हिंद फौज में एक किचन था। जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर सब ज्वाइन किया फ्रॉम द ब्रिटिश फोर्सेस टू द इंडियन नेशनल आर्मी, अलग अलग किचन था। एक मुस्लिम किचन, एक सिख किचन, एक हिंदू किचन। तो नेताजी ने देखा जी भाई ऐसा तो काम नहीं होगा, यू हैव टू ईट टुगेदर, स्लीप टुगेदर एंड फाइट टुगेदर। अलग अलग होने से नहीं पड़ेगा। तो इन द इवनिंग व्हेन ही वाज सिटिंग विथ हिज ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, ही टोल्ड वन ऑफ द ऑफिसर, जी आप मुस्लिम किचन से खनसामा को बुलाओ। तो बुलाया, तो खनसामा आया, बोला आपको क्या बन रहा है आज किचन में? बोला गोश्त बन रहा है साहब। तो ठीक है, एक पीस ले आइए। देन फ्रॉम द हिंदू किचन
वो पंडित को बुलाया गया, बोले आपका किचन में क्या बन रहा है? ये मीट बन रहा है। बोलो एक छोटा सा पीस ले आइए। और सिख किचन में भी बोला जी हम भी मटन बन रहा है, तो ठीक है आप भी एक पीस ले आइए और एक बड़ा बोल कटोरा आप ला के दीजिए। वॉट नेताजी डिड, द पर्सनैलिटी दैट ही हैड, आज ये करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट ही कुड डू इट। ही मिक्स्ड ऑल द मीट टुगेदर एंड ही टोल्ड द खनसामा ऑफ द मुस्लिम किचन, आप ये मुसलमान मीट उठाइए इधर से, और हिंदू को बोला आप आपका हिंदू मीट उठाइए, और सिख किचन का जो कुक था उनको बोला आप सिख गोश्त अब निकालिए। बोले ये तो संभव नहीं है। देन सुभाष बोस सेड, देखिए ये जो सीना है ये काटने से आपको लाल खून निकलेगा। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी आर ऑल भारतीयर्स। आज का जो युवा पीढ़ी है ये समझने पड़ेगा कि हम लोग यूनाइटेड नहीं रहने से भारत को आगे हम लोग नहीं ले जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस कुड एस्टैब्लिश ईच वन ऑफ अस एज भारतीय। टुडे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो नारा दे रहे, सबके साथ सबके विकास, सबके साथ सबके विश्वास, और अब बोला जा रहा है सबके साथ सबके प्रयास, ये सुभाष चंद्र बोस इंप्लीमेंट किया था उनका आजाद हिंद फौज में। बट मोदी जी का चिंता सही है, मगर वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। ये इंप्लीमेंट करेगा आप लोग, हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए एक साथ let us take a pledge. India is a great nation. We have gone through a lot of wars, hardship, poverty. Right to education. Subhash Chandra Bose ka planning committee, if you study, in 1938, Subhash Bose was the president of the Indian National Congress. Indian National Congress उस टाइम राजनीतिक दल नहीं था। It was a platform to fight for India's freedom. तो सब कोई कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। सुभाष चंद्र बोस, मेरा दादाजी शरद चंद्र बोस, मेरा पिताजी अमियोनाथ बोस, सब जुड़े हुए थे कांग्रेस के साथ। आज कांग्रेस का कुछ अलग परिस्थिति है, बट आई विल नॉट गो इनटू पॉलिटिक्स बिकॉज वी आर मीटिंग एट एन इंस्टीट्यूट which is based on the ideology and principles of none other than जो महापुरुष स्वामी विवेकानंदा। तो आज स्वामी विवेकानंदा का प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजी एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनका जो डिसाइपल है, नेताजी ने जो चरित्र गठन करने का जो आदर्श और मंत्र स्वामी जी दिया था, नेताजी ने वो इंप्लीमेंट किया था आजाद हिंद फौज में। एक डिसिप्लिन्ड फोर्स जो आर्म्ड स्ट्रगल के लिए, अनलेस देयर इज डिसिप्लिन यू कैनॉट रेज एन आर्मी। एज इट इज नोन, सुभाष बोस मिलिट्री आदमी नहीं थे, बट ही डिड लॉट ऑफ रिसर्च एंड स्टडी। ही स्टडीड गोरिल्ला वॉरफेयर, he studied international warfare, कैसे क्या होता है। he studied people like Garibaldi. I must tell you a story that I have heard. By the way, हमको ये भी बोलना चाहिए, my knowledge on सुभाष चंद्र बोस कोई किताबें पढ़ के नहीं आया है। my knowledge on सुभाष चंद्र बोस is from my father अमियोनाथ बोस, जो उनका भतीजा थे, जो उनके साथ 6 साल एक ही कमरा में रहते थे। So he was very close to his uncle Subhash. So I see Subhash through the eyes of my father Amionath Bose. So it is almost first-hand information. रात को सुभाष had problem of sleeping. उनका थोड़ा इंसोम्निया का प्रॉब्लम था, तो इसीलिए वो रात में काफी पढ़ते थे। हम लोग तो ज्यादा उतना नहीं पढ़ते आजकल, बिकॉज इट इज बिकम अ कंप्यूटर एज,
सब कुछ गूगल करके हम लोग को एक इंफॉर्मेशन मिल जाता है, बट वो इंफॉर्मेशन सही नहीं हो सकता है. इट इज नॉट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. बट आई हैव गॉट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑन सुभाष बोस. ही वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन. ही वॉज वेरी हेल्थ कॉन्शियस एज वेल. आप जानते हैं सुभाष बोस, थोड़ा सा वेट उनका ज्यादा था, बट 100 डॉन बैठक वो कर सकते थे. हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू 100 डॉन बैठक? रेज योर हैंड. अच्छा, बहुत कम है. आई ऑल्सो डू सम एक्सरसाइज, बट 100 डॉन बैठक हम कभी किया नहीं, कर भी नहीं सकेगा. बट नेताजी कुड डू इट एंड यूज्ड टू स्टडी थ्रू द नाइट. तो नेताजी जब 1928 का बात है, he right from the beginning wanted an army discipline. तो महात्मा गांधी was not very happy. कलकत्ता कांग्रेस जब सेशन हुआ था 1928 में, नेताजी formed a volunteer cadet corps. आपको पता होगा कर्नल साहब, dressed in khaki uniform, he used to parade in the Calcutta मैदान. महात्मा गांधी बोला, ये सब क्या कर रहे हैं आप, खाकी यूनिफॉर्म में कर रहे हैं? बोलो, नो, दिस इज रिक्वायर्ड. सो ड्रेस्ड इन हिज यूनिफॉर्म, खाकी यूनिफॉर्म, एज कमांडर ऑफ द वॉलंटियर कैडेट कोर, ही वाज कमिंग डाउन द स्टेयर्स ऑफ आवर वुडबर्न पार्क हाउस, एंड जानकीनाथ बोस, हिज फादर, वाज स्टैंडिंग डाउनस्टेयर्स. ही सेड समथिंग व्हिच इज रादर प्रोफेटिक. ये मेरा पिताजी हमको बताया. He said, Subhash, I hope you will be the Garibaldi of India. और बाद में जो देखा जाता है, Subhash Bose proved that his father was right. He did become the Garibaldi of India. So this was the man. जब उन्होंने 60,000 सैनिक लेके इम्फाल के रास्ते में चले, फ्रॉम म्यांमार टू इम्फाल, देश की आजादी के लिए. अब जानते हैं वो मार्चिंग ट्यून आज भी आर्मी में जब कैडेट्स पास आउट करते हैं, यही सेम मार्चिंग ट्यून बजाया जाता है. व्हाट इज दैट ट्यून? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, एक कौम पे लुटाए जा. दिस वॉज द मार्चिंग ट्यून. 60,000 सैनिक बलिदान देने के लिए तैयार हो गया और इम्फाल का रास्ते में चले. और इम्फाल के रास्ते में पहुंच के दे एंटर्ड मणिपुर. मणिपुर में आके भारत की मिट्टी में आजाद हिंद फौज ब्रिटिश आर्मी को पराजित किया था, डिफीट किया था और मार के निकाला गया था मोइरांग से. और मोइरांग में 14 अप्रैल 1944 साल में भारत की तिरंगा झंडा लहराया गया था. यही था भारत के मिट्टी में आजादी. 3 महीना आजाद हिंद फौज सरकार नागालैंड और मणिपुर स्टेट में प्रतिष्ठित हुआ था. ये इतिहास छिपाया गया है, ये इतिहास सामने लाना चाहिए. एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत हो रहा था, मेरा मौका मिला था 2-3 बार उनसे मिलके बातचीत करना. तो हमने उनको बोला कि आपका सोच क्या है? कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, ये राष्ट्र आपका इतिहास संस्कृति भूल जाए. तो ही फुल्ली एग्रीड. तो हम बोला जो सही इतिहास है आजादी का, भारत की आजादी का लड़ाई शुरुआत कब हुआ था? आप बताइए कौन सा साल में हुआ था, कहां हुआ था? भारत की आजादी का लड़ाई ब्रिटिश राज के विरुद्ध में 1857 में मंगल पांडे का सिपाही जो विद्रोह हुआ था, दैट वाज द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. उसके बाद शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, बिनोय बादल दिनेश, राजगुरु बलिदान दे दिया था, फांसी में चढ़ गया था. महात्मा गांधी का आंदोलन था, अहिंसा आंदोलन प्रभावित हुआ था जरूर,
मगर उसमें आजादी नहीं मिलता। द फाइनल ऑनस्लॉट ऑन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म was none other than the battle of the Azad Hind Fauj and subsequent INA trials which were held at the Red Fort, Lal Kille में 1945 end और 46 beginning में। तो आज जब ये कार्यक्रम में मेरा सौभाग्य था, हम गए थे, तो हमने एक चीज बताया। उधर भारत सरकार के लोग सब थे, मेघवाल जी थे, माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, मीनाक्षी लेखी जी भी थे। तो हम उनको बोला कि 15 अगस्त हम लोग तिरंगा झंडा लहराता है लाल किले में। 21 अक्टूबर में 2018 में, ये बहुत अच्छी बात है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले में आए और तिरंगा झंडा लहराया। मगर 2019, 20, 21 में क्यों नहीं हुआ? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजेट नोटिफिकेशन इशू होना चाहिए। 21 अक्टूबर नहीं होने से 15 अगस्त नहीं होता। आजादी हम लोग को नहीं मिलता 1947 में। तो आज भारत की जनता, 135 करोड़ भारत की जो आबादी है जनता, ये मांग करता है कि आप 21 अक्टूबर में तिरंगा झंडा लाल किले में नहीं लहराइए। 15 अगस्त आपको अधिकार नहीं है तिरंगा झंडा लाल किले में लहराने। मैसेज चले गए प्रधानमंत्री जी के पास। आई फील उन्होंने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे और अगले साल में 2 बार, 15 अगस्त और 21 अक्टूबर, 2 बार प्रधानमंत्री जी लाल किले जाएंगे और तिरंगा झंडा लहराएंगे। और अखंड भारत की पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के 60,000 सैनिक को सम्मान दिया जाएगा। चौदह अप्रैल 1944 साल कर्नल शौकत अली मलिक, ब्रिगेडियर बहादुर ब्रिगेड का कमांडर वो थे आजाद हिंद फौज का। उनका ऊपर आदेश था लाल किले तक जाइए। मोइरांग कैप्चर हो गया है, मगर दिल्ली कैप्चर करने पड़ेगा। ब्रिटिश को भारत से निकालना है तो दिल्ली लाल किले को कैप्चर करने पड़ेगा। आजाद हिंद फौज प्रस्तुत हो गया, तैयार हो गया, मगर नहीं जा पाया। एटम बॉम्ब गिराया गया, आप जानते हैं, अगस्त। उसके बाद जापान सरेंडर किया। जापान सपोर्ट दे रहा था, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था। फूड सप्लाई कट ऑफ हो गया, मलेरिया हो गया पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। मगर एक और कारण था, देयर वॉज अनदर मेन रीजन। ये थोड़ा राजनीतिक था, बट आई कैनॉट हाइड हिस्ट्री। राजनीति नहीं करना चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूट में, मगर जो एविडेंस है, जो इतिहास है, उसको भी छिपाना नहीं चाहिए। आजाद हिंद फौज लाल किले तक आ सकता था 1944 साल में, क्यों नहीं आ पाया? कारण कांग्रेस का जो लीडरशिप था, कांग्रेस का जो नेतृत्व था दिल्ली में, वो आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ाई किया था, ब्रिटिश के साथ हाथ मिला के। ये भी सच्चाई सामने आना चाहिए। आजाद हिंद फौज रिट्रीट किया, मगर एक चीज साफ हो गया है, आपका जो लक्ष्य है, आप लोग पास आउट करेंगे, यू विल बिकम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स। कमिटमेंट आपको रखना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज बोला जाता है लॉस्ट द बैटल बट वन द वॉर।
तो आपका लक्ष्य रहेगा। उनका जो लक्ष्य था वो अर्जुना का माफिक था। महाभारत का जो अर्जुना का जो लक्ष्य था, वो जो उनका तीर धनुष से जो मछली का आंख को उन्होंने भेद किया था, उनका और कहीं लक्ष्य नहीं था। उसी मछली का आंख को बो एंड एरो से भेद करने का उनका लक्ष्य था। सुभाष चंद्र बोस का एक ही लक्ष्य था, देश की आज़ादी, भारत की आज़ादी, ब्रिटिश साम्राज्य को इधर से भगाने का। तो आपको भी लक्ष्य होना चाहिए, आप जरूर सक्सेस पाओगे। और एक चीज जो बोलना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस एक दूसरा भारत उन्होंने चाहते थे, एक अखंड भारत, पूर्ण स्वराज। देखिए 15 अगस्त 1947 में हम लोग का पूर्ण स्वराज नहीं मिला। महात्मा गांधी, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सब कोई पूर्ण स्वराज के लिए लड़ाई किया था, मगर हम लोग को डोमिनियन स्टेटस मिला। क्यों? नेताजी ने महात्मा गांधी को वार्ता भेज रहा था, आजाद हिंद रेडियो, आजाद हिंद रेडियो के हेल्प लिया था, उनसे ब्रॉडकास्ट भेज रहा था महात्मा गांधी को कि आप डिस्कशन में मत जाइए, कॉन्फ्रेंस मत कीजिए। आप कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन और सेटलमेंट में जाओगे तो देश को बंटवारा हो जाएगा, अखंड नहीं रख सकोगे। मगर कोई उनका बात नहीं सुना। पहले महात्मा गांधी कोशिश किया था, मगर फिर वो मान लिया और देश बंटवारा हो गया और पाकिस्तान एक जिहादी स्टेट बन गया। ये नहीं बनना चाहिए था। द कॉम्प्लेक्स इश्यूज दैट वर क्रिएटेड। नेताजी वॉज अ विशनरी, वो समझ गया था जी ऐसा नहीं होगा, पूरा एरिया में एक प्रॉब्लम दिखाई देगा। आज देखिए बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर लेके जो इश्यूज बना हुआ है, ये सॉल्व करना बड़ी मुश्किल है। पर नेताजी रहता तो भारत एक रहता, नेताजी रहता तो पाकिस्तान नहीं बनता, नेताजी रहता तो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, अभी भारत जो रह गया, लेट अस प्रोटेक्ट दैट इंडिया, लेट अस कीप दिस भारत यूनाइटेड। और ये एकमात्र रास्ता इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदर्श जी, हम सब भारतीय है, हम सब एक है और हम लोग का लक्ष्य है भारत को आगे ले जाना है। आई हैड अ प्रेजेंटेशन टू मेक, बट दैट इज ऑलमोस्ट, इट विल टेक 1 hour। तो हम आपका ये यूनिवर्सिटी में फिर आना चाहता है, तो अगले बार के लिए तो कुछ रखना चाहिए कि नहीं? सो आई विल मेक द डिटेल प्रेजेंटेशन और नेक्स्ट टाइम हम सुबह आ जाएंगे, इस बार थोड़ा लेट हो गया है। सो दैट मॉर्निंग सेशन में हम प्रेजेंटेशन करेंगे, बट आई डोंट बिलीव इन जस्ट गिविंग लेक्चर एंड गोइंग अवे। इंटरैक्टिव सेशन बहुत जरूरी है यूनिवर्सिटी लेवल में। तो मॉर्निंग सेशन आई विल गिव माय प्रेजेंटेशन और विद द ड्यू कंसेंट ऑफ कोर्स ऑफ द चांसलर एंड वाइस चांसलर। और सेकेंड सेशन में आप क्वेश्चन आंसर एक सेशन रखा जाए कि आपका जो प्रश्न है, इफ आई एम केपेबल आई विल आंसर इट। तो वी विल मीट अगेन 21st of October 2022। With these words, I thank all of you, especially the students. इतना patiently आप सुन रहे, responding so positively. So I can go on talking, but then हम लोग को फिर दिल्ली वापस भी जाना है, आप लोग को भी घर जाना है, हॉस्टल जाना है, जो भी है। So I will again come and interact. I like talking to students. In fact, I have a presentation about the freedom movement जो different universities में हम देते रहता है।
I hate political speeches, although I am in politics, but political speech में कोई substance नहीं रहता है. But historic speech, university lectures में substance होने पड़ता है. Otherwise, it falls flat. So I thank all of you for inviting me here. We will meet again. Let us conclude by saying, let us be united. हम लोग सब भारतीय हैं. हम लोग भारत को आगे ले जाएंगे. स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस की आदर्श को सामने रख के हम लोग भारत को आगे ले जाएंगे. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. नमस्ते. बहुत बहुत धन्यवाद रेस्पेक्टेड सर. और वास्तव में आज आपको बोलता देखकर हम सबको ये एहसास हो गया कि नेताजी कितना ज्वलंत बोलते होंगे. जोरदार तालियां. मैं तो कहता हूं एक बार सब खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए. उन्होंने 1 साल पहले कंसर्ट दिए. जोरदार झूमकर तालियां. बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. आज हम गदगद हैं आपके सानिध्य में. ये सभागार आपने आज गदगद कर दिया सर. हम बहुत आभारी हैं आपके. दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं. जोरदार तालियां एक बार फिर. सभी से अनुरोध है स्थान ग्रहण करें. कुछ कार्यक्रम की श्रृंखला और है. और जैसा कि आप सभी को पता है कि लंदन से शिक्षा दीक्षा करने के बाद रेस्पेक्टेड मुख्य अतिथि महोदय को लंदन में ही बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी. लेकिन चूंकि खून तो खून है, उन्होंने भी त्याग पत्र दिया और भारत आकर टाटा स्टील में काम किया. आपके अथक प्रयासों से 150 से ज्यादा फाइल सरकार ने खोली नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर. उसमें निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा हाथ है. और हम आज ये विश्वविद्यालय बहुत बहुत आपका आभारी है. पुनः एक बार जोरदार तालियां. नीरज करण जी आगे के कार्यक्रम के लिए. चंद्र कुमार बोस जी का बहुत बहुत धन्यवाद. हृदय के अपार संभावनाओं और भी हृदय की अपार गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं. और जैसा कि आगे की कार्यक्रम की श्रृंखला है, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस बात की घोषणा और जिस आंदोलन की घोषणा आप कर रहे हैं. सुभारती विश्वविद्यालय अगले साल से विभिन्न संस्थानों में, स्कूलों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है. यह केवल सुभारती विश्वविद्यालय तक ना रुके, इसके बाद में विभिन्न शिक्षण संस्थान इस आंदोलन का सूत्रपात करें. ऐसी योजना हमारे संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण जी की है, जिन्होंने मुझे स्वयं कहा कि आप इसकी घोषणा आज के दिन जरूर कीजिएगा. और चंद्र कुमार बोस जी जब सामने बैठे हो तो उनके सम्मुख कहिएगा इस बात को कि हम अब सुभारती विश्वविद्यालय से बाहर जाकर विभिन्न संस्थानों में, स्कूलों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में इस आंदोलन को लेकर जाएंगे. और 21 अक्टूबर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जितनी भी तिथियां हम आयोजित करते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण आयोजन हम करते हैं, उनका आयोजन बाहर के संस्थानों में होगा. और आपके सहयोग से यह कार्य जरूर होगा. आप सभी इस आंदोलन में हम सारे साथ में जुड़ें और इसमें अपनी आहुति, इस यज्ञ में अपनी आहुति जरूर दें. आगे के कार्यक्रम से आपको जोड़ रहा हूं और मैं निवेदन करता हूं तमाम गणमान्य अतिथियों को कि वो मंच पर आ जाएं, क्योंकि अब उन विद्यार्थियों को अवार्ड देने का समय है जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन मतलब विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में स्पंदन. चंद्र कुमार बोस जी, 1 हफ्ते से ये पूरा का पूरा सप्ताह हम मनाते हैं स्पंदन महोत्सव के रूप में, सुभारती वीक के तौर पर. तो अब उनको सम्मानित करने का समय है. मैं निवेदन करता हूं आपसे, मैं निवेदन करता हूं मैडम उषा जी से, मैं निवेदन करता हूं अपराजिता जी से, मैं निवेदन करता हूं कुलाधिपत्या और हमारे कुलपति महोदय से कि वो मंच पर आए. और मैं एक क्रम से नाम लेना शुरू करूंगा और आप सभी उन विद्यार्थियों को सम्मानित कीजिएगा जिन्होंने खेल प्रतियोगिताओं में पदक हासिल किए हैं. उनको सम्मानित आपके करकमलों से किया जाएगा. तो ये सौभाग्य की बात हम सबके लिए होगी. मेरा निवेदन है अमरजीत साहब से भी, वो भी इस क्रम में हमारे साथ में जुड़े. विशिष्ट अतिथि स्पंदन महोत्सव खेल प्रतियोगिता, विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का अब समय. बहुत तीव्रता के साथ में हम इस कार्य को करना चाहेंगे क्योंकि बाहर
बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम होगा। आइए 100 मीटर रेस पुरुष प्रतियोगिता में पहला स्थान भवन मलिक, जी हां, तीसरा स्थान भवन मलिक, दूसरा स्थान शिवा सिंधु और पहला स्थान अक्षय कुमार फिजिकल एजुकेशन से। तीसरा स्थान भवन मलिक, दूसरा स्थान शिवा सिंधु और पहला स्थान अक्षय कुमार। 100 मीटर रेस फिजिकल एजुकेशन। महिला प्रतियोगिता, तीसरा स्थान खुशी कुमारी, दूसरा स्थान निशुपाल और पहला स्थान हेमलता सिंह। दो 200 मीटर रेस की घोषणा कर रहा हूं। चलिए, आपके सम्मुख 100 मीटर रेस विमेन प्रतियोगिता, तीसरा स्थान खुशी कुमारी, निशुपाल, हेमलता सिंह, पहला स्थान। दो 200 मीटर रेस छात्र प्रतियोगिता में तीसरा स्थान शिवा सिंधु, दूसरा स्थान हेमंत शर्मा और पहला स्थान शुभम। तालियां बजती रहें साथियों। दो 200 मीटर महिला प्रतियोगिता में तीसरा स्थान दीपांशी तोमर, दूसरा स्थान कुमारी आकांक्षा और पहला स्थान काव्या पवार। तालियां बजतियां रहें छात्र छात्राओं। आप जितनी तालियां बजाएंगे अगली बार उतनी ही तालियां आपके लिए। चार 400 मीटर रेस की घोषणा कर रहा हूं। विमेन प्रतियोगिता, छात्रा प्रतियोगिता, प्रीति सांगवान, दीपांशी तोमर और लवी कुमारी। तीसरा स्थान प्रीति सांगवान, दूसरा स्थान दीपांशी तोमर और पहला स्थान लवी कुमारी। पुरुष छात्र प्रतियोगिता में तीसरा स्थान अनुराग, दूसरा स्थान हेमंत शर्मा और पहला स्थान विक्रांत चौधरी। हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ में मंच पर सभी विद्यार्थी। छात्र प्रतियोगिता 400 मीटर रेस, अनुराग को थर्ड पोजीशन पर रहे, दूसरा हेमंत शर्मा और पहला विक्रांत चौधरी। चार 400 मीटर छात्रा प्रतियोगिता, तीसरा स्थान प्रीति सांगवान, दूसरा स्थान दीपांशी तोमर और पहला स्थान लवी कुमारी। जिनके चेहरे पर स्माइल नहीं होगी पुरस्कार नहीं मिलेगा। चलिए, 400 मीटर रेस
छात्रा प्रतियोगिता, तीसरा स्थान प्रीति सांगवान मंच पर, दूसरा स्थान दीपांशु तोमर मंच पर हैं और पहला स्थान लवी कुमारी सम्मान हासिल करते हुए चंद्र कुमार बोस जी से। ,800 मीटर रेस छात्र प्रतियोगिता, तीसरा स्थान फ्रेम, दूसरा स्थान अर्चित और पहला स्थान प्रियांशु सिंह। इसमें तीसरा नहीं है। विमेन प्रतियोगिता में 800 मीटर रेस, दूसरा स्थान प्रियंका और पहला स्थान लवी कुमारी। ,1500 मीटर रेस की घोषणा कर रहा हूं। छात्र प्रतियोगिता में तीसरा स्थान सुमित कुमार, दूसरा स्थान शुभम ताल्यान और पहला स्थान कृष्णकांत। नहीं है। ,5000 मीटर रेस छात्र प्रतियोगिता, तीसरा स्थान मयंक ककरान, दूसरा स्थान प्रवेंद्र और पहला स्थान सुमित कुमार। 5000 मीटर रेस। विमेन प्रतियोगिता 5000 मीटर रेस में दूसरा स्थान प्रियंका और पहला स्थान प्राची शर्मा। शॉट पुट थ्रो विद्यार्थी छात्र प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्रवीण कुमार, दूसरा स्थान सुबोध डागर और पहला स्थान शिवम चौधरी। शॉट पुट थ्रो छात्र प्रतियोगिता। अंदर ही। महिला प्रतियोगिता, तीसरा स्थान नेहा गौतम, दूसरा स्थान मानवी चिकारा और पहला स्थान रुद्रांशी। जेवलिन थ्रो छात्र प्रतियोगिता, तीसरा स्थान रिक्की सिंह, दूसरा स्थान शिवम चौधरी और पहला स्थान प्रियांशु। जेवलिन थ्रो छात्र प्रतियोगिता, तीसरा स्थान रिक्की सिंह, दूसरा स्थान शिवम चौधरी और पहला स्थान प्रियांशु। छात्रा प्रतियोगिता की घोषणा कर रहा हूं। तीसरा स्थान पारुल गौतम, दूसरा स्थान रुद्रांशी
और पहला स्थान भारती चौहान। भारती चौधरी। डिस्कस थ्रो छात्र प्रतियोगिता, तीसरा स्थान ऋषभ कुमार, दूसरा स्थान प्रवीण कुमार और पहला स्थान शिवम चौधरी। क्या बात है, शिवम ही शिवम। डिस्कस थ्रो विमेन प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राची शर्मा, दूसरा स्थान रुद्रांशी और पहला स्थान भारती चौहान। अनाउंस कर दे। भारती चौधरी, दूसरी बारी बोल रहा हूं, 2 बार गलत हो गया था। भारती चौधरी, लॉन्ग जंप प्रतियोगिता मेन, तीसरा स्थान सूर्यदेव कुमार, दूसरा स्थान यश और पहला स्थान अभिषेक। महिला प्रतियोगिता लॉन्ग जंप में तीसरा स्थान निशुपाल, दूसरा स्थान बर्नी और पहला स्थान हेमलता सिंह। मेरा निवेदन है जो पुरस्कार लें वो दूसरी सीढ़ी से उधर की तरफ से निकल जाएं, मंच के दूसरे छोर से। हाई जंप की घोषणा कर रहा हूं। पुरुष प्रतियोगिता, तीसरा स्थान अभिषेक, दूसरा स्थान सागर और पहला स्थान कृष्णा। विमेन प्रतियोगिता हाई जंप के दूसरा स्थान बर्नी, पहला स्थान शिवांगी। विमेन प्रतियोगिता हाई जंप, दूसरा स्थान बर्नी, पहला स्थान शिवांगी। एकल प्रतियोगिताओं की घोषणा है ये। टेबल टेनिस प्रतियोगिता, पुरुष टेबल टेनिस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान साहिल त्रिका, दूसरा स्थान दीपक राघव और पहला स्थान यश कटारिया। मुस्कुराना बेहद जरूरी। टेबल टेनिस सिंगल प्रतियोगिता छात्रा प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राची शर्मा, दूसरा स्थान शिप्रा शर्मा और पहला स्थान कामना चौधरी।
टेबल टेनिस डबल्स। टेबल टेनिस डबल्स छात्र प्रतियोगिता में तीसरा स्थान निशांत एंड कार्तिक, दूसरा स्थान मुकुल कुमार, निखिल लुमना और पहला स्थान यश कटारिया और दीपक राघव। टेबल टेनिस डबल्स छात्र प्रतियोगिता निशांत कार्तिक तीसरा, निखिल मुकुल दूसरा, पहला स्थान दीपक और यश को। टेबल टेनिस डबल्स छात्रा प्रतियोगिता तीसरा स्थान अनुष्का बादली, आरती गोयल, दूसरा स्थान प्रीति दीपांशा और पहला स्थान शिप्रा शर्मा, कामना चौधरी। टीम प्रतियोगिताओं का रुख करते हैं। टग ऑफ वॉर टीम प्रतियोगिताओं का की घोषणा। पुरुष प्रतियोगिता के साथ में पूरी टीम मंच पर आएगी और दौड़ते हुए आएगी। पहला स्थान फिजिकल एजुकेशन, जोरदार तालियां। फिजिकल एजुकेशन की टीम पहला स्थान टग ऑफ वॉर। रस्सी खींचो प्रतियोगिता पहला स्थान फिजिकल एजुकेशन। टग ऑफ वॉर पहला स्थान फिजिकल एजुकेशन, दूसरा स्थान साइंस कॉलेज। पांच पेज हो रहे हैं, 6 बज गए। थोड़ा सा स्पीड से करेंगे तो मुझे लगता है कि बाहर का जो कार्यक्रम बीटिंग द रिट्रीट है वो और ज्यादा भव्य हो सकेगा। मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा थोड़ा स्पीड से करेंगे। बैठ जाएं। मेरा निवेदन थोड़ा स्पीड से करेंगे तो बाहर का कार्यक्रम हो पाएगा। साइंस कॉलेज दूसरा स्थान, तीसरा स्थान फार्मेसी कॉलेज। तैयार रहे।
सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में जो घोषणा होगी वो यहां होती रहेगी और हमारे अतिथि गणों के साथ हम बाहर बीटिंग द रिट्रीट का कार्यक्रम करेंगे। मेरा निवेदन है बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम के आयोजकों से कि वो बाहर की योजना तैयार कर लें, वो बाहर का प्रबंधन कर लें। फार्मेसी कॉलेज स्पीड से, तीव्र गति से मंच की ओर और उतनी ही तीव्रता के साथ में तस्वीर खिंचवाकर बाहर की ओर। टग ऑफ वॉर महिला प्रतियोगिता पहला स्थान मेरा निवेदन है फोटोग्राफर से भी बड़ी जल्दी जल्दी स्पीड से ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली टीम फिजिकल एजुकेशन टग ऑफ वॉर, प्रथम स्थान हासिल करने वाली टीम फिजिकल एजुकेशन। सभी मंच पर बैठ जाएं। मेरा निवेदन है बाहर का जो बीटिंग द रिट्रीट का कार्यक्रम है, खेल प्रतियोगिताओं के बाद उस कार्यक्रम को किया जाएगा और भीतर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के पुरस्कार देते रहेंगे। फिजियोथेरेपी कॉलेज, जोरदार तालियां। नेचुरोपैथी कॉलेज, नेचुरोपैथी कॉलेज दूसरा स्थान, नेचुरोपैथी कॉलेज। सेकंड तो नहीं हो पाएंगे, मिनट। अब बस दो तीन प्रतियोगिताएं हो रहा है, उसका घोषणा कर रहा हूं। अच्छा, नहीं ठीक है, मैं लेकर आता हूं। फिजियोथेरेपी कॉलेज थर्ड प्राइज। इस कार्यक्रम को 2 मिनट के लिए रोक रहे हैं, 2 मिनट के लिए सिर्फ। और मैं निवेदन कर रहा हूं क्योंकि बाहर बीटिंग द रिट्रीट का कार्यक्रम है, चंद्र कुमार बोस जी से, कुलपति जी से, हमारी कुलाधिपति महोदया से कि हम बाहर के कार्यक्रम को निपटाकर उसके बाद में भीतर आएंगे। इतना यह कार्यक्रम चलता रहेगा। मेरा निवेदन है बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम के लिए चंद्र कुमार बोस जी, बास्केटबॉल प्रतियोगिता पहला स्थान फिजिकल एजुकेशन, दूसरा स्थान नेचुरोपैथी कॉलेज, तीसरा स्थान सुभारती लॉ कॉलेज।
मेरा निवेदन है आप सभी हॉल में बने रहें। कुछ प्रबंधक के तौर पर हमारे साथी बाहर जाएंगे। बीटिंग द रिट्रीट के कार्यक्रम के लिए चंद्र कुमार बोस जी, हमारे कुलपति जी, चांसलर मैडम, विशिष्ट अतिथि कर्नल त्यागी साहब, नहीं उसकी आवश्यकता, लेकिन वो माइक जो बाहर है वो। दूसरा स्थान नेचुरोपैथी कॉलेज, सुभारती लॉ कॉलेज, बास्केटबॉल विभिन्न प्रतियोगिता की, वंदे मातरम यही होगा लेकिन हाँ। मेरा निवेदन है हमारे प्रतिकुलपति महोदय से कि वो मंच पर आ जाएं, हमारे इस क्रम में हमारे साथ शामिल हो जाएं। फिजियोथेरेपी की प्रिंसिपल साहिबा से निवेदन है कि वो मंच पर हमारे साथ में इस क्रम में शामिल हो जाएं। अनुज राज जी हमारे इस क्रम में शामिल हो जाएं। प्रतिकुलपति महोदय जी, प्रोवीसी डॉक्टर विजय वधावन जी, बास्केटबॉल प्ले प्रतियोगिता में पहला स्थान फिजिकल एजुकेशन